हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी टुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुए थे ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मेन उसका लोकेशन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। और कौन कौन से हमने एक्सपेरिमेंट देखे थे। सबसे पहले हमने लीफ वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। लीफ वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था कि जो लीफ का पार्ट हमारा सनलाइट के अंदर एक्सपोज था उसके अंदर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, बाकी दूसरे में नेगेटिव आ रहा था। और हमने देखा था जार वाला टेस्ट, जिसके अंदर जार के अंदर अगर हमने सिर्फ माउस और बर्निंग कैंडल को रखा तो वो थोड़ी देर बाद जो है दोनों मर जाएंगे, मतलब कैंडल जो है वो बुझ जाएगी और जो माउस है वो मर जाएगा ड्यू टू डिप्राइव्ड लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो दोनों ही ऑक्सीजन को यूज करते हैं। पर जब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर हमने एक मिंट प्लांट रखा जो कि ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, उसमें क्या था कि तीनों के तीनों सर्वाइव कर रहे थे, मिंट प्लांट, माउस एंड कैंडल। तो उसके बाद में डिवाइस किया गया हमारा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, जो कि था 6CO2 + 12H2O gives C6H12O6 + 6O2। तो ये जो था ये हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट की जो पूरी एक इक्वेशन आई थी, ये थी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पिगमेंट्स हमारी फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है, लाइट रिएक्शन क्या है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। जैसे कि मैंने बताया था कि दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लाइट एंड डार्क, तो उसमें से आज हम लोग लाइट रिएक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कितनी सारी हमारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो होती हैं। क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन जब हम लोग करते हैं लीफ पिगमेंट्स का, तो हमें पता चलता है कि एक पिगमेंट नहीं है बल्कि 4 पिगमेंट्स की वजह से वो क्लोरोफिल का कलर बनता है। वो 4 पिगमेंट्स कौन सी हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। ये 4 पिगमेंट्स की वजह से हमारी जो है फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोफिल है कौन से कलर की है? हमारी ब्राइट और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी हमारी येलो कलर की है, ज़ैंथोफिल हमारी येलो कलर की है और कैरोटेनॉइड हमारी येलो या फिर येलो ऑरेंज कलर के हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड। पिगमेंट्स आर व्हाट? दे आर द सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट। पिगमेंट्स के अंदर जो है एबिलिटी होती है जिससे की वजह से वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे। जैसे कि आप देख रहे हो कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे ही इनका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है, मतलब ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, तो ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड दी कैरोटेनॉइड्स। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहे हैं, तो कुछ कुछ वेवलेंथ पे जहां पे ये ग्राफ पीक करता है, मतलब ये लोग जो है लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पिगमेंट्स जो है लाइट एब्जॉर्ब कर रही हैं। द वेवलेंथ्स एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कब है? जब वो ये ब्लू वाला ग्राफ है ना, क्लोरोफिल ए का, हाँ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। एंड द रेड रीजन्स किसके अंदर होता है? ब्लू और रेड रीजन के अंदर जो है इसका हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन रहता है और वो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिखाता है। तो ब्लू और रेड वेवलेंथ के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन होता है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए जो है हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है। क्लोरोफिल ए क्या करता है? हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाता है। कौन सी वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है? हमारा ब्लू और रेड रीजन में। कौन सी वेवलेंथ पे, कौन से रीजन में होता है? ब्लू और रेड रीजन में जो है हमारा क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है लाइट। The graphs they together show the most of the photosynthesis take place in the blue and red regions of the spectrum. अगर हम एक प्रिज्म लें, हमने ये अर्ली एक्सपेरिमेंट के अंदर भी देखा था कि जब हमने लाइट उस पर फॉल करवाई थी तो उस पर जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट स्कैटर की थी, तो रेड और ब्लू के अंदर ही जो था हमारा क्लोरोफिल आया था, है ना। रेड और ब्लू वाले एरिया में ही आया था हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके अंदर भी यही बताया गया है कि हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? हमारा ब्लू और रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम में होता है। और some photosynthesis does not take place at other wavelengths of the visible spectrum. Though chlorophyll is the major pigment, it is responsible for trapping the light. The other thylakoid membrane pigments like chlorophyll B, xanthophyll, carotenoids, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? Accessory
पिगमेंट्स, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि मेन पिगमेंट के साथ में ये सपोर्टिंग में रहती है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड जो है, क्लोरोफिल है जो कि मेजर पिगमेंट है, उसके साथ में सपोर्टिंग में रहती है, इसलिए ये एक्सेसरी पिगमेंट है। ये क्या करती है, लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं और उस एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं किसमें, क्लोरोफिल ए में। सो इट इज अ ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एक्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है ग्राफ, ठीक है। Indeed, they not only enable a wide range of wavelength for incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. Chlorophyll A को भी वो प्रोटेक्ट करते हैं कि वो फोटो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, लाइट के अंदर जो है ऑक्सीडाइज ना हो जाए। So it is a graph showing action spectrum of photosynthesis superimposed on absorption spectrum of chlorophyll A. ये हमारा क्या हो गया, ये फोटोसिंथेटिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक, और ये एक्शन स्पेक्ट्रम है। तो क्लोरोफिल ए का जो है मैक्सिमम रहता है, क्लोरोफिल ए का हमारा मैक्सिमम रहता है। अब इसके बाद में कौन कौन सी पिगमेंट्स हमारी इन्वॉल्व हो गई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होता है, फोटोकेमिकल फेज होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, जो कि हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो एक एक करके हम सारे स्टेप्स को देखेंगे। The light reactions or the photochemical phase, it includes absorption, water splitting, oxygen release and the formation of high energy chemical intermediates. कौन कौन से chemical intermediates बनते हैं, ATP and NADPH. Several protein complexes, they are also involved in the process. The pigments, they are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes, LHC, within photosystem 1 और photosystem 2. पिगमेंट्स जो है हमारी ऑर्गेनाइज होती हैं इनटू दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये दोनों क्या होते हैं हमारे फोटो सिस्टम, बेसिकली क्या होते हैं हमारे फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो फोटो सिस्टम हमारे होते हैं क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो जो पिगमेंट्स है वो इन्हीं के अंदर जो है ऑर्गेनाइज हो जाती है फॉर द लाइट रिएक्शन। तो मेन जो जगह हुई वो क्या हुई, फोटो सिस्टम हुई, जिसके अंदर हमारा लाइट रिएक्शन होगा। द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, दे यूज लाइट, तभी इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं इन्हें। तभी हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट। जैसे कि इसका नाम बता रहा है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या करता है, लाइट एनर्जी को यूज करता है, जिससे कि दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल एटीपी, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो हमारा क्या है, NADPH। तो लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे कौन से दो कंपोनेंट्स बनते हैं, ATP एंड NADPH। ATP तो हमारा लाइट, हमारा वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल हो गया, NADPH क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कैरियर हो गया, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। In plants, the light reaction it takes place in the thylakoid membrane of organelles called chloroplast। जो हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, क्या था, ऐसा था, और ये ऐसे जो थे ये ग्राना थे, और इनके इंडिविजुअल यूनिट को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो इस थाइलाकॉइड के अंदर ही क्या होता है, हमारा लाइट रिएक्शन होता है। इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। तो ये होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ये स्ट्रक्चर होता है। ये रिएक्शन सेंटर हो गया, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, और उससे क्या है वो प्राइमरी एक्सेप्टर बन रहा है, ठीक है। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स। फोटो सिस्टम क्या होते हैं, दे आर लार्ज कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स, जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। That are optimized to harvest light, play a key role in the light reaction. There are two types of photosystem, photosystem 1 and photosystem 2. Large complexes होते हैं, किसके बने होते हैं, हमारे प्रोटीन्स के बने होते हैं,
पिगमेंट्स के बने होते हैं। किस किस के? प्रोटीन्स और पिगमेंट्स के बने होते हैं। और ये क्या करते हैं? बेसिक इनका फंक्शन, अगर ये लाइट रिएक्शन के अंदर आ रहे हैं तो मतलब इनका बेसिक फंक्शन क्या होगा? लाइट एब्जॉर्बिंग का। क्या होगा बेसिक फंक्शन? लाइट एब्जॉर्बिंग का। दो टाइप के होते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। द LHC, द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जो ये LHC है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में LHC बुलाते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, इट इज मेड अप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स विच आर बाउंड टू प्रोटीन्स। प्रोटीन से बाउंड होते हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antennae. अब जब हम LHC का स्ट्रक्चर देखते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कितने सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है, पर इसके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता। इसके अंदर क्लोरोफिल ए नहीं होता। तो ये हमारा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को हम लोग एंटीने भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंटीने भी बोल सकते हैं। The pigments they help to make the photosynthesis more effective, क्योंकि ये लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो पिगमेंट्स होती हैं वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। LHC के अंदर सारी पिगमेंट्स सी, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या बनाता है हमारा? क्लोरोफिल ए हमारा बनाता है क्या? रिएक्शन सेंटर। वहां पे मेन रिएक्शन होता है, क्योंकि वो हमारा फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मेजर पिगमेंट होती है क्लोरोफिल ए, जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। तो वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ के रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद होता है। तो रिएक्शन सेंटर दोनों फोटोसिस्टम के अंदर डिफरेंट होता है। PS1 का जो रिएक्शन सेंटर होता है, उसका जो क्लोरोफिल ए है, उसका पीक जाता है एब्जॉर्प्शन का 700 नैनोमीटर। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? PS1 में जो क्लोरोफिल ए है उसको हम बोलते हैं P700, क्योंकि 700 नैनोमीटर पे उस पर क्लोरोफिल ए जो है पीक करता है एब्जॉर्बिंग की। जबकि PS2 के अंदर जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो हमारा कितना होता है? 680 नैनोमीटर। तो PS2 हमारा क्या हो गया? P680, क्योंकि 680 नैनोमीटर पे ही जो है पीक करता है उसका एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का PS2 के अंदर, फोटो सिस्टम 2 के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया? अब लाइट रिएक्शंस हमने देख लिया कि उसके अंदर क्या क्या होता है। लास्ट जो उसका टॉपिक है वो है ETS, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल इट एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल ए। जैसे कि मैंने बताया था कि क्लोरोफिल ए कौन कौन सी स्पेक्ट्रम में रहती है? ब्लू एंड रेड। तो इसमें ये PS2 में रेड की बात कर रहे हैं कि 680 नैनोमीटर पे वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है। उसकी वजह से क्या होता है? वो एक्साइटेड हो जाती है और जंप कर जाती है ऑर्बिट में फादर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, यहाँ से जंप करके एक्साइट होके वहां चली जाती है। द इलेक्ट्रॉन्स दे आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम। अब जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि रिएक्शन सेंटर PS1 और PS2 में कैसा होता है। तो इसमें जब हम PS2 की बात कर रहे हैं, जो क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब किस पे करेगी? 680 नैनोमीटर पे रेड लाइट में एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उससे क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और वो जंप कर जाएंगे। ये अगर ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप कर जाएंगे इधर, मतलब वो ऑर्बिट में न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। तो दीज इलेक्ट्रॉन्स जो ये जंप कर रहे हैं, इनको जो पिक करता है बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और उन्हें किस में ट्रांसफर करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स, जो कि साइटोक्रोम्स से कॉन्स्टिट्यूट करता है। क्लियर है? यहां तक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है,
ये टॉपिक कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको जितना इजी हो सकेगा उतना ही पढ़ाऊंगी और उतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे आप जो है अपनी बैचलर्स के अंदर पढ़ना, बीएससी के अंदर, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और उसे किस पे ट्रांसफर कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, जो कि किसका बना होता है, साइटोक्रोम्स का बना होता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल, अपहिल नहीं होती, डाउनहिल होती है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem 1। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई भी यूज अप नहीं करता, पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास ऑन हो जाते हैं टू PS1। PS2 से इलेक्ट्रॉन्स आए और वो किस में पास हो जाते हैं, PS1 में पास हो जाते हैं, कहीं भी यूज नहीं होते, कहीं भी यूज नहीं होते। Electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive a red light of wavelength 700 नैनोमीटर। अब PS2 के अंदर भी कौन सी वेवलेंथ चल रही है, PS2 के अंदर हमारी कौन सी वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन्स जब इस 700 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एनकाउंटर करेंगे तो वो भी एक्साइट हो जाएंगे और वो अगले ट्रांसपोर्ट, अगले एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पे चले जाएंगे, जिसका और ज्यादा जो होगा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा। These electrons they are then moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP+. The addition of this molecule reduces NADP+ to NADPH plus H+। तो अभी हमने कहाँ तक देखा है, देखो ये हमारा फोटो सिस्टम 1 है, ये हमारा फोटो सिस्टम 2 है। स्टार्ट हमारा किससे होता है, ETS, फोटो सिस्टम 2 से हमारा ETS स्टार्ट होता है। जब लाइट आई है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे जब लाइट आई तो 680 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट हो गए, किसमें चले गए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उसे ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फिर वो जो है वो आगे गई फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, वहां पे फिर से लाइट आई किसकी, 700 नैनोमीटर की। कितने की आई, 700 नैनोमीटर की आई। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट उछल के एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में चले गए, जो कि क्या था इस बार हमारा NADP+। तो NADP+ जब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या बनाएगा, NADPH plus H+, है ना, ये रिड्यूस हो जाएगा और क्या बनाएगा, NADPH plus H+। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है वो डाउनहिल हो रही है, वो डाउनहिल हो रही है, ये अच्छे से याद रखना है। और PS2 से मूव कर रहे हैं PS1 की तरफ। ये नहीं है कि PS1 अगर 1 है तो PS1 से ही PS2 की तरफ मूव करेंगे, PS2 से मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, PS1 की तरफ। The whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 uphill to the acceptor down the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, transfer to another acceptor and finally downhill to NADP+, reducing into NADPH plus Z+ is called the Z scheme। इसे क्या बोलते हैं, Z scheme बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ ऐसे Z जैसा बन रहा है ना। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये Z जैसा बन रहा है, देखो PS2 से स्टार्ट होके ये PS1 की तरफ जा रहा है तो कुछ Z जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसा Z। अगर आप लोग इस साइड से देखोगे या फिर इस साइड से देखोगे तो एक Z जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग Z स्कीम मिलते हैं, बोलते हैं ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। द स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हमारे, PS2 से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करे किसमें, एक्सेप्टर में। एक्सेप्टर ने कहाँ मूव करे, हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। उससे PS1 में गए, फिर उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए, फिर उसके बाद में किस में गए, NADP+ में गए। फाइनल हमारा NADP+ था। तो ये जो था ये हमारा पूरा का पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है Z की फॉर्म में आता है, Z की फॉर्म में आता है, तभी हम लोग इसे क्या बोलते हैं, Z स्कीम बोलते हैं, ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप। The shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale। जब हम इन्हें रिडक्शनल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्केल पे सीक्वेंस के अंदर अलाइन करते हैं सारे के सारे कैरियर्स को, तो ये जो है Z की शेप देता है।
इसके अंदर पहला क्या आता है हमारा ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर सबसे पहला आता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम PS2 मस्ट बी रिप्लेस्ड, वो बार बार ही आने चाहिए, बार बार रिप्लेस होने चाहिए। दिस इज अचीव बाय इलेक्ट्रॉन्स available due to splitting of water. The splitting of water, it is associated with the PS2. Water is split into 2H plus O and electrons. PS2 में क्या होता है, वाटर जो है कंटिन्यूसली स्प्लिट कर रहा होता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, उसे जो है फोटो सिस्टम 2 को कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं ताकि ETS जो है चलती रहे। ये क्या क्रिएट करता है, ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन ये PS2 ही क्रिएट कर देता है। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नीडेड टू रिप्लेस एंड दोज रिमूव्ड फ्रॉम द फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। जो फोटोसिस्टम 1 से निकल के इलेक्ट्रॉन्स NADP में जा रहे हैं कंटिन्यूसली, वो किस में बन रहे हैं, फोटोसिस्टम 2 के अंदर बन रहे हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यही था। इसके बाद में आता है हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances. Living organisms के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम दी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस, और फॉर्म स्टोर किस में करते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, बॉन्ड एनर्जी में। किस में स्टोर होते हैं, बॉन्ड एनर्जी में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP दे कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। ATP के अंदर यही एनर्जी जो होती है उनके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर दिखाई देती है। द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय द सेल्स, वो प्रोसेस जिससे कि ATP बनता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, द प्रोसेस थ्रू विच द ATP इट इज synthesized by the cells in the mitochondria and the chloroplast. It is known as phosphorylation. Photophosphorylation क्या होता है, it is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. ATP जब बनता है हमारा, ADP प्लस PI से जब हमारा ATP बनता है उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दो फॉस्फोराइलेशन होते हैं। जब जो दो फोटो सिस्टम है PS2 और PS1 एक सीरीज के अंदर वर्क कर रहे हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द टू फोटो सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हमने Z स्कीम के अंदर देखा है। ये हमने किस में देखा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन Z स्कीम के अंदर देखा है ना। जो Z स्कीम जिससे मैंने समझाई थी वो हमारा नॉन साइक्लिक ही था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारा PS1 और PS2 जो है आपस में कनेक्टेड है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इसके अंदर ATP और NADPH प्लस H प्लस जो है सिंथेसाइज होते हैं इन दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो। नेक्स्ट हमारा आता है साइक्लिक फ्लो। साइक्लिक फ्लो के अंदर क्या होता है, जब सिर्फ PS1 जो है वो फंक्शनल होता है एक्सक्यूज मी, जब हमारा PS1 जो सिर्फ फंक्शनल होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलेट होते हैं इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो लाइट आई, PS1 अगर फंक्शनल है तो 700 नैनोमीटर पे रेड लाइट आई, वहां से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वो किस में गए, ETS में गए। इसमें हमारा सिर्फ क्या बनता है, ATP बनता है। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर हमारा सिर्फ ATP बनता है, सिर्फ एनर्जी बनती है। पर नॉन साइक्लिक के अंदर क्या होता है, हमारा NADPH प्लस ATP दोनों बनते हैं। तो साइक्लिक वाला फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जिसके अंदर सिर्फ PS1 फंक्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं। पॉसिबल लोकेशन इसकी क्या होगी, स्ट्रोमा, स्ट्रोमल लैमेले, स्ट्रोमा के अंदर होगा। वो हमारा किसके अंदर हो रहा था, थाइलाकॉइड के अंदर हो रहा था। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्राना हैव बोथ PS1 and PS2, the stroma lamella membranes lack PS2 as well as the NADP reductase enzyme। स्ट्रोमा के अंदर PS2 नहीं होता और NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होता, इसलिए स्ट्रोमा के अंदर सिर्फ PS1 या फिर साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। पर जो हमारा वो है
ग्राना यानी थैलाकॉइड जो है उसके अंदर PS1 और PS2 दोनों होते हैं। The excited electron does not pass on to NADP plus but is cycled back to the PS1। जो excited electron होता है हमारा यहाँ पे, ये जो excited electron है ये PS1 में ही रहता है, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और उसके बाद में फिर से PS1 में ही आ जाता है। The cyclic flow it results only in the synthesis of ATP, पर NADP plus NADPH जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, NADPH प्रोड्यूस नहीं होता है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स व्हेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। जब अगर 680 नैनोमीटर की लाइट नहीं है, सिर्फ उससे आगे की लाइट है, 700 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल है, तभी जो है हमारा साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं साइक्लिक के अंदर? इट इज परफॉर्म्ड ओनली बाय फोटोसिस्टम 1, पर नॉन साइक्लिक किससे होता है? कोलैबोरेशन ऑफ PS1 एंड PS2। फिर उसके बाद आता है द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो PS1 है वो ही इलेक्ट्रॉन्स बना रहा होता है, पर नॉन साइक्लिक के अंदर हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। एक्सटर्नल सोर्स तो चाहिए होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर चाहिए होता है, जो कि किससे अचीव होता है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस ओनली ATP, पर नॉन साइक्लिक क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ATP एंड NADH बोथ। ATP और NADH दोनों के दोनों इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। साइक्लिक क्या होता है? इट अकर्स ओनली इन स्ट्रोमल और इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। और नॉन साइक्लिक कहाँ पे होता है? ग्राना थैलाकॉइड्स के अंदर ही होता है, वो स्ट्रोमा के अंदर भी हो जाता है। तो ये जो है की डिफरेंसेस है बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। लास्ट हमारा आता है ETS के अंदर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये बच्चों ये हमारा एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये रहा हमारा फोटोसिस्टम 1, ये रहा हमारा फोटोसिस्टम 2, ये रहा साइटोक्रोम B एंड F, और नीचे जो है हमारा है ATP सिंथेटेज F0, F1 एंड ATP। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस सबसे पहले किसने दी थी? मिशेल ने दी थी इन 1961। 1961 के अंदर मिशेल ने दी थी। ATP सिंथेसिस किससे साथ लिंक होती है? इट इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब हम ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग एनर्जी चाहिए होगी। वो ड्राइविंग एनर्जी कहाँ से आती है? हमारी प्रोटॉन ग्रेडियंट से आती है, which is established across the membrane of thylakoid and mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है डेवलप होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर बोला गया था कि इसी के थ्रू, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ही जो है हमारा क्या बनता है? ATP सिंथेसाइज होता है। First, the splitting of water molecules occurs inside the thylakoid to produce hydrogen ion और proton। Splitting of water होता है हमारा, सबसे पहला जो होता है हमारा splitting of water होता है inside the thylakoid। ये हमारा splitting of water से जो है H+ ions आ रहे हैं और protons आएंगे। Second, as the electrons they pass through the photosystem, the protons are transported across the membrane because of primary electron acceptor is located towards the outer side। ये कैसे मूव कर रहे हैं? ये जो H+ आयंस है हमारे, ये जो प्रोटॉन्स है कैसे मूव कर रहे हैं? क्योंकि थैलाकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन पे एक हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो कि क्या है हमारा? NADP+। ये है, इसके थ्रू ही वो जो है मूव कर पा रहे हैं। As the electron passes through the photosystems, the protons they are transported across the membrane because of the primary acceptor NADP+, which is located outside the membrane. Third, the NADP reductase enzyme is located in the stroma side of the membrane. Electrons come out from the acceptor of the electron. जो electrons है हमारे, they come out from the acceptor of the electron of PS1. Protons necessary for reduction of NADP+ to NADPH+. These protons they are also removed from the stroma, and this creates a proton gradient across the thylakoid membrane along with the pH in the lumen.
क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेप्टर से बाहर की तरफ आ जाते हैं। जो प्रोटॉन्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+ टू NADPH। दीज प्रोटॉन्स दे आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा से भी हट जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अराउंड अलॉन्ग विद द पीएच। द NADP रिडक्टेस एंजाइम वो कहाँ पे मौजूद होता है, हमारा स्ट्रोमा साइड के अंदर मौजूद होता है। इस साइड पे जो है NADP रिडक्टेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल जो F0 है उसके थ्रू हमारे H+ जो है वो बाहर आ जाते हैं। वन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन to form transmembrane channel. The other portion is called the F1 that protrudes the outer surface. Gradient सबसे पहले कैसे ब्रोकन डाउन होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ H+ आयंस। जो H+ आयंस है वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं थ्रू अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। ये हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवा रहा है F0 चैनल। F0 चैनल के अक्रॉस जो है मूव करते हैं। वन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, जो कि है हमारा F0। ATPase के है ये दोनों क्या है, ATPase एंजाइम के पार्ट्स है F0 एंड F1। जो F0 वाला पार्ट है वो हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अलोंग लोकेटेड है, पर F1 क्या है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। F1 जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, सरफेस ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जिससे कि ATP बनता है। F1 क्या करता है, ATP सिंथेसाइज करता है। ATP and NADPH produced due to movement of electron is used immediately to fix carbon dioxide to form sugar। जो ATP और NADPH निकलते हैं इससे वो क्या करते हैं, इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, जिससे कि वो C6H12O6 वाली शुगर बनाए। The product of light reaction used to drive the process leading to the synthesis of sugar are called the biosynthetic phase। लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है कि शुगर सिंथेसिस करवाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं स्ट्रोमा के अंदर वो डिक्रीज हो जाते हैं और जो ल्यूमन के अंदर होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, इससे कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है बना रहता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के आसपास, जो कि क्या करता है, डिक्रीज कर देता है ल्यूमन वाले पीएच को जो है ल्यूमन के डिक्रीज कर देता है। क्योंकि अगर ल्यूमन के अंदर हमारे H+ आयन ज्यादा हैं और स्ट्रोमा के अंदर कम है, तो अगर H+ आयन ज्यादा होते तो क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो ल्यूमन का पीएच कम हो जाता है और एसिडिक हो जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP, और ये ग्रेडियंट किसकी वजह से ब्रोक डाउन करता है, by the movement of protons across the membrane to the stroma through the transmembrane channel CF0 of the ATP synthase। अब जो ATP सिंथेस है उसके दो पार्ट्स होते हैं, CFO जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है प्रोटॉन्स की। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है जब उसे कोई कैरियर चाहिए होता है ना, जब उसे कोई कैरियर चाहिए होता है। दो पोर्शन हो गए हमारे ATP सिंथेसिस के। सबसे पहले F0 जो कि हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन है, F1 जो कि बाहर की तरफ होता है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के, जो कि स्ट्रोमा को फेस करता है। केमियोस्मोसिस क्या करता है, इट रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन, अ प्रोटॉन पंप एंड अ प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेसिस। चार चीजें चाहिए होती है केमियोस्मोसिस को, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP synthase। Energy is used to pump the protons across the membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen। ATP synthesis क्या करता है, it is a channel that allows diffusion of protons back across the membrane। This releases enough energy to activate ATP synthase and catalyzes the formation of ATP along with the NADPH produced by the movement of electrons। The ATP को भी हम लोग जो है यूज करेंगे इन द बायोसिंथेटिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, जिससे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देंगे, किसमें, शुगर में फिक्स कर देंगे, शुगर में फिक्स कर देंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक
एक बारी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, एक बारी कंक्लूड कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले कितनी पिगमेंट्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं? हमारी 3 पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड, जिसमें से क्लोरोफिल ए हमारी मेजर पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड हमारी 3 एक्सेसरी पिगमेंट होती है। क्लोरोफिल का हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन कौन सी जगह पे होता है? ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। फिर अगर हम लाइट रिएक्शन पे आते हैं, जो भी रिएक्शंस लाइट की रिक्वायरमेंट से होते हैं, लाइट रिक्वायर्ड होती है उन रिएक्शंस को होने में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 4 चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, दूसरा वाटर स्प्लिटिंग, थर्ड ऑक्सीजन रिलीज, फोर्थ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। ये सारी की सारी चीज़ें किस में देखी जाती है? हमारी लाइट रिएक्शन में। सबसे पहला लाइट रिएक्शन क्या होता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हमारा एटीपी और NADPH होता है। जो हमारी पिगमेंट्स होती हैं वो हमारा जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, उसके अंदर पिगमेंट्स होती हैं, पर क्लोरोफिल ए नहीं होता। क्लोरोफिल ए हमारा जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती हैं वो क्या करती हैं? लाइट को यूज करती हैं और 2 मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, ATP और NADPH। जो पिगमेंट्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और उसके बाद में 2 फोटो सिस्टम होते हैं हमारे, PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम क्या होते हैं? जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग सिस्टम होते हैं, जिसकी वजह से लाइट रिएक्शन होता है। जो PS1 वाला हमारा होता है फोटो सेंटर, उस फोटो सिस्टम, उसमें जो रेड लाइट है वो वेवलेंथ 700 नैनोमीटर पे स्ट्राइक करती है, तो उसे हम P700 बोलते हैं। पर PS2 के अंदर जो रेड लाइट है वो कौन सी वेवलेंथ पे स्ट्राइक करती है? 680 नैनोमीटर पे, तो उसे हम P680 बोलते हैं। तो इसके अंदर अब 2 तरीके के इसमें क्या होता है? 2 तरीके की फॉस्फोराइलेशन होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक होती है उसके अंदर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन बनता है, उसी से एक्साइट होता है, फिर ETS के अंदर जाता है और वापस PS1 के अंदर आ जाता है। पर PS2 के अंदर क्या होता है? जो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है वो एब्जॉर्ब करती है लाइट कितने पे? 680 नैनोमीटर पे, है ना। उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ऑर्बिट में जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है और उसको फिर ETS के अंदर भेज दिया जाता है। जब उसे ETS के अंदर भेजा जाता है तो क्या होगा? वो अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के अंदर जाता है। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या करता है? उसे फिर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल टर्मिनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के अंदर उसे भेज देता है, जो कि हमारे क्या होते हैं? NADPH प्लस H प्लस। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर है PS2 से PS1 का, ये एक Z टाइप की स्कीम, Z टाइप का सीक्वेंस बनाता है। इसे हम लोग Z स्कीम भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हमारे इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं? जो हम कह रहे हैं कि PS2 के अंदर एक्साइट होके PS1 से वो टर्मिनल NADPH के अंदर चले जाते हैं, तो दोबारा भी तो और भी तो बनेंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनते हैं? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो कि PS2 के अंदर ही होता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो कि इलेक्ट्रॉन्स बनाता है। वाटर स्प्लिट करके क्या बनाएगा? H प्लस आयंस, O ऑक्सीजन, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट भी है, और इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है हमारा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। इसके हम सीधा डिफरेंसेस देख लेते हैं। हाँ, तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन सिर्फ फोटो सिस्टम 1 की वजह से होता है, और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हमारा किसकी वजह से होता है? बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के अंदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है, नॉन साइक्लिक के अंदर हमें वो चाहिए होता है। साइक्लिक के अंदर सिर्फ ATP बनता है, पर नॉन साइक्लिक के अंदर ATP और NADPH दोनों बनते हैं। साइक्लिक वाला कहाँ पे होता है? हमारा स्ट्रोमा के अंदर होता है, और नॉन साइक्लिक ग्राना के अंदर होता है। उसके बाद में हमारा आता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ETS के 3 पार्ट है। सबसे पहला स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, और थर्ड है हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस किसने दी थी? मिशेल ने दी थी। इसमें बोला गया था जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जंप कर रहे हैं वो कैसे जंप कर रहे हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया।
तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द थैलेकॉइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन जो है ल्यूमेन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन फोटो सिस्टम से पास ऑन कर रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है हमारा, NADP+। वहाँ पे हमारा NADP रिडक्टेज भी प्रेजेंट होता है। ये रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं H+ वाले, NADP+ जो है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, फिर रिड्यूस होके जो है H+ आयंस को ल्यूमेन के अंदर छोड़ रहा है। तो जो फोटो सिस्टम 1 है, जो हमारा फोटो सिस्टम 1 है, उसके ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे हमारा NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्या था, उसके बाद में हाँ, ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब क्या होगा कि जब ल्यूमेन के अंदर हमारे H+ आयन बहुत सारे हो गए, अब उनको बाहर भी जाना है, तो ATP सिंथेस एंजाइम जो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, F0 और F1। F0 वाला जो पार्ट है वो ट्रांस मेम्ब्रेन होता है और F1 वाला बाहर होता है, जो कि ATP सिंथेसाइज करता है। तो जब हमारा प्रोटॉन को बाहर जाना होता है, क्रॉस द मेम्ब्रेन जाना होता है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट हमारा टूट जाता है। पहले वो F0 के थ्रू बाहर जाएगा, फिर F1 में क्या होगा, ATP सिंथेसाइज हो जाएगा बाय ADP प्लस PI। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमारा ATP सिंथेसाइज हो जाएगा और इसके बाद में हमारे ADP और NADPH प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि इमीडिएटली कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स के अंदर फिक्स कर देंगे। तो यही था हमारा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। सो बच्चों, आज हमने जो है ये केमी ETS कर लिया, लाइट रिएक्शन कर लिया और पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे कि ATP और NADPH जो बनता है वो एक्चुअली में जाता कहाँ पे है और केल्विन साइकिल करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।